सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। पार्लियामेंट वो फोरम है जहां पर अवामी नुमाइंदे पहुंचते हैं, अवाम उन्हें मुंतखब करके इसलिए भेजते हैं, वहां वो मुस्बत कानून साजी करेंगे, ऐसे फैसले करेंगे जिसमें अवाम की फलाह होगी, बेहतरी होगी। जो अवाम मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं उससे उन्हें थोड़ी राहत मिल सकेगी, थोड़ा सुकून मिल सकेगा। मुल्क के वसी तर मफाद में ऐसे फैसले किए जाएंगे कि आने वाला दौर मुल्क के लिए बेहतर हो, लेकिन वहाँ का माहौल, वहाँ के मनाजिर बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। अब ये रिवायत बन चुकी है पाकिस्तान में कि जब भी अपोजिशन और हुकूमती जमातों को फ्लोर दिया जाता है, बात करने का मौका दिया जाता है, तो वहाँ आपस में वो गुत्थम गुत्था होते हैं, आपस में एक दूसरे पर तनकीद की जाती है। जब माइक मिलता है अपोजिशन लीडर को तो वो आइन तोड़ने वालों को सज़ा देने की बात करते हैं, साथ ही गुज़िश्ता 2 साल से बकौल उनके जो उन पर जुल्म सितम ढाया जा रहा है उसकी वो कहानी सुनाते हैं। और फिर जब बात करने का मौका हुकूमती वज़रा को मिलता है, जब सीनियर वज़ीर ख्वाजा आसिफ साहब को माइक दिया जाता है, तो वो भी आइन तोड़ने वालों पर आर्टिकल 6 लगाने की बात करते हैं, लेकिन वो 60 साल पीछे जाकर वहाँ से एहतसाब करने की बात को शुरू करते हैं। इस बयान पर ज़ाहिर है कि अपोजिशन को, चूँकि उन्होंने अपोजिशन को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और आइन तोड़ने की पूरी जिम्मेदारी अपोजिशन पर डालने की कोशिश की, तो उस पर अपोजिशन जमात को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने माफ़ी का मुतालबा किया है, लेकिन माफ़ी मांगने से ख्वाजा आसिफ साहब ने बिल्कुल मना कर दिया है। किस बयान पर अपोजिशन को उनका एतराज़ है, ज़रा बयान ख्वाजा आसिफ साहब का सुनिएगा। उसके बाद ये जनाब कहते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस की ओथ होती है। बिल्कुल होती है। वो भी सबसे पहले जो है अयूब खान ने वायलेट की। इक्तदार के लिए इस मुल्क की तारीख का धारा बदल दिया। आज भी कदम उखड़े हुए हैं पाकिस्तान के, सिर्फ इसलिए कि अयूब खान ने एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। निकालें उसकी लाश कब्र से बाहर और लटकाएं उसको फांसी के ऊपर। रात असेंबली डिसॉल्व की गई थी, पहले उसकी माफी मांगे। जब आइन तोड़ा गया था उसकी माफी मांगे। अब लंदन प्लान जो है अमेरिकी बयानिया की जगह अब लंदन प्लान आ गया। हम तो मानते हैं, हम जनरल ज़िया के साथ थे, हमने इस फ्लोर के ऊपर माफी मांगी हुई है उस चीज की। तो हुकूमती इस वक्त वज़ीर का मौक़िफ़ ये है कि अपोजिशन ने आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की है, उन पर यह इतलाक़ होना चाहिए। और ज़ाहिर है कि जो इस वक्त अपोजिशन बेंचेज़ हैं उनका मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो अब ख्वाजा आसिफ से माफ़ी का मुतालबा कर रही हैं। लेकिन ज़ाहिर है ख्वाजा आसिफ मुकम्मल तौर पर इनकार कर चुके हैं कि वो माफ़ी इस मामले पर नहीं मांगेंगे। अब इस तमाम लड़ाई में और इस पूरी एक्टिविटी में जो अवामी मसाइल हैं दरअसल वो नज़रअंदाज हो रहे हैं, और उन पर कब बात की जाएगी, उन तक कब मामला पहुँचेगा, मुस्बत कानून साजी कब होगी, वो इक़दाम जिनकी आवाम तवक्को कर रही है उस तरफ इन सियासतदानों की तवज्जो कब जाएगी, और अपोजिशन और हुकूमत के मामलात अब आगे किस तरफ जाएंगे, और क्या अपोजिशन मुज़ाकरात की टेबल पर आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। मेहमानों को आपसे तारुफ करवाते हैं, गुफ्तगू शुरू करते हैं। अहमद उवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। खेलदास कोहिस्तानी साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होगी। तो अहमद उवैस साहब, ये जब फ्लोर मिलता है ज़ाहिर अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब को, तो उनके लहजे में भी वही तलखी, वही शिकायत, वही तहफ़्फ़ुज़ात, वही जो पिछले 1-1.5 साल से जो रटी रटाई तकरीर होती आ रही हैं। तो ये जो अवामी मसाइल हैं वो किसी हद तक नज़रअंदाज हो रहे हैं असेंबली में गुफ्तगू के दौरान। ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की, उस पर आप लोग का एतराज़ था, क्या एतराज़ था? अब अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो असेंबली का मामला फिर आगे कैसे चलेगा? जो कल इजलास है, क्या करने जा रहे हैं आप लोग उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल ये है कि असेंबली जिस अंदाज में बनाई गई है, पार्लियामेंट जिस शक्ल में आज तश्कील दी गई है। आप गुफ्तगू जारी रखिएगा। रजा हारून साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद साहब, आप अपनी बात जारी रखिएगा। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सूरत हाल है, देखिए ना, जब आप अवाम का सही नुमाइंदा नहीं होंगे तो फिर आपका हुकूमत में ज़बरदस्ती घुसने का और पर्पस जो है हुकूमत बनाने का कुछ और होगा। हुकूमत की रिप्रेजेंटेशन जो है वो तो चोजन नुमाइंदगान ही कर सकते हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। आपने प्रियम्बल देखा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives। अब जब chosen representatives जो हैं वो तो बाहर बैठे हुए हैं, ऑपोजिशन में उनको बिठा दिया, और जो रिग्ड करके और जो स्टोलन
मैंडेट की बुनियाद के ऊपर और झूठे ओथ की बुनियाद के ऊपर असेंबली में जाके ओथ संभाल के बैठ गए। उन्हें कोई ना शऊर है ना उनके लिए दिल में कोई दर्द है पाकिस्तानी अवाम के लिए। अच्छा अहमद साहब, आप लोग बाहर इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि आप लोगों ने हुकूमत नहीं बनाई, इत्तेहादी हुकूमत, वरना आप लोगों को भी तो ऑफर थी पीपल्स पार्टी की तरफ से, आप भी उनके साथ मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। हम किससे बनाते? हम हुकूमत उनसे बनाते जो स्टोन नुमाइंदगान है, वो नुमाइंदगान ही नहीं है। हुकूमत तो बनेगी नुमाइंदगान के अंदर कोई गवर्नमेंट अगर बनेगी तो जो जिनके पास वो राइट ही मौजूद नहीं है, इसलिए हमने कहा कि हम हुकूमत साजी में नहीं आएंगे इनके साथ। बिल्कुल हम बेहतर है कि हम जैसे भी हालत में हैं हम बाहर बैठ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब ये लोग इस तरह से आएंगे तो वो उनके अंदर वो दर्द आवाम के लिए नहीं होगा। उनका एक ही मकसद है कि जितनी देर के लिए आए हुए हैं उतनी देर में यहाँ से पैसा बटोर के निकल जाए। ये सबसे लिक्विडेटिव बिजनेस है। ये इस मकसद के लिए लोग आए हुए हैं और इनके लिए दे हैव नो लव अफेयर, नो पेन फॉर द सोसाइटी किसी भी एतबार से। यही वजह है कि हालात कहाँ से कहाँ चले गए हैं। 16 महीने के पीडीएम की हुकूमत में आपने देखा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुंची, किस तेजी से वो डाउन टू ट्रेन हुई है। और अहमद साहब, ये इकोनॉमी का जो डिक्लाइन था ये तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दौर में भी बहुत तेजी के साथ शुरू हो चुका था, और ये सिर्फ कोविड के बाद ही नहीं, कोविड से पहले भी जो आशारिये थे वो बहुत ही मनफी हो चुके थे। नहीं दुरुस्त है, लेकिन उसके 2021 के इशारे देखिए ना, में जब दोबारा से एक ट्रैक के ऊपर आई है तो 2021 के अंदर पाकिस्तान के एवर हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व थे, वो $28 बिलियन था, जो आज तक नहीं है आपने पहुंचा यहाँ तक। सर वो इसलिए था कि वो चूंकि इंपोर्ट पर आप लोगों ने पाबंदी लगा दी थी तो वो इंपोर्ट हो ही नहीं रही थी, तो जाहिर है वो इसलिए मैं ऐसे भी कैसे हुई। सवाल ये कि एक्सपोर्ट आपने और आपका जो है प्रोग्रेस जो है रेट जो है वो 6 के ऊपर था। चलो आप लोग ये क्लेम करते हैं, अब जो इस वक्त की हुकूमती जमातें जो पीडीएम की जमातें थी वो कुछ और क्लेम करती हैं। मैं वापस आपकी तरफ से आता हूँ। रजा हारून साहब, ये जो कुछ असेंबली में पिछले 2 रोज से हो रहा है, अब अगर ये इसी तरह तू मैं होती रहेगी, एक बयान पर अपोजिशन शोर मचाएगी, अपोजिशन के बयान पर हुकूमत शोर मचाएगी, तो ये जो अवामी मसाइल हैं, अच्छा वो बयानात भी वो ऐसे हैं कि वो फिर वो आर्टिकल 6 लगने की बातें, वो गद्दारी की बातें, 1960 से एहतसाब, 2014 के धरने से एहतसाब, तो ये इस एहतसाब में हम लोग उलझे रहेंगे या फिर मुल्की मईशत को लेकर, मुल्की मामलात को लेकर, इस सिस्टम को लेकर आगे भी चलना है, कोई मुस्बत कानून साजी भी करनी है असेंबली में? मुझे तो नहीं लगता करनी है, और खासतौर पर अपोजिशन का जो किरदार है, चंद बातें बहुत अहम है ना। नंबर 1 तो अगर आपको ये लगता है कि ये असेंबली जो है वो मैंडेट चोरी करके ली गई है, या आपके जो लोग बैठे हैं वो कैसे मुंतखब हुए, ये तो तजाद है ना बात के अंदर, मुतजाद बातें आप करते हैं। मतलब जो आपका एरिया है, केपी में जो इलेक्शन ठीक हुए हैं, आपके जो 70-80 अफराद हैं इंडिपेंडेंट, वो ठीक मुंतखब हुए हैं, बाकी लोग ठीक मुंतखब नहीं हुए। ये तो कड़वा मीठा हप वहाँ भी मौलाना साहब को वहाँ भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जेयूआई के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं केपी के को लेकर भी। इनके नहीं है ना, जेयूआई और पीटीआई तो अलग अलग जमात है ना, एक जमात तो नहीं, और उनके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे तो होंगे, लेकिन जो इनकी जो आर्गूमेंट है वो तो यही फेल हो जाता है ना। हुई होगी जीत, 13 में भी हुई थी, 8 में भी हुई थी, 18 में भी धांधली की। तो ये पॉइंट तो ठीक है, मेक करना चाहिए, और जो मुनासिब फोरम्स हैं, वो चाहे इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के हों या अदालतों के वाइन को अपने मुकदमात को मजबूती के साथ जो है उनको स्ट्रगल करनी चाहिए, फाइट करनी चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन में जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़ा होगा और तकरीर करेगा और डिबेट में वो पर्सनलाइज बातें करेगा, नाम लेके बातें करेगा, अवामी जलसे का रंग देगा, तो जब अवामी जलसे वाली तकरीर आप पार्लियामेंट में खड़े होकर करेंगे जिसमें ना कोई लेजिस्लेशन की बात है, ना फ्यूचर रोड मैप की बात है, ना इकोनॉमी की कोई बात नहीं करी उन्होंने, तो जाहिर है सामने जब आप किसी के लीडर को कुछ बोलेंगे तो वहाँ जो उसके कारकुनान हैं, जो उसके मेंबरान हैं, जो अपने लीडर से उसी तरह का वालियाना इज्जत मोहब्बत रखते हैं जो आप रखते हैं, जवाब तो आपको मिलेगा। और जब जवाब दर जवाब होगा तो पार्लियामेंट, जिसको अहमद साहब कह रहे हैं कि चोदन रिप्रेजेंटेटिव, वो चोदन रिप्रेजेंटेटिव को ये जलसागाह नहीं दी गई है ना, ये कोई मेंबरान का क्लब नहीं है, ये पार्लियामेंट है जहाँ आवाम के पैसों से खर्चा होता है और आपका खर्चा आवाम बर्दाश्त करती है। तो वहाँ कोई लेजिस्लेशन की बात करते, कोई अच्छी बात करते। आर्टिकल 6 शायद इन्होंने पढ़ा नहीं है। जिस दिन ये आर्टिकल 6 पूरा पढ़ लेंगे ना तो ये आर्टिकल 6 के लागू होने की बात करते हुए शर्माएंगे, बहुत सारे लोग शर्माएंगे। आर्टिकल 6 का ये सिर्फ क्लॉज 1 पढ़ते हैं। आर्टिकल 6 अरबाब सेलेक्टिव अप्लाई नहीं होगा, वो आर्टिकल 2 के साथ अप्लाई होगा। और आर्टिकल 2 पढ़ लें जरा, आर्टिकल 6 का क्लॉज 2 पढ़ लें जरा अहमद साहब।
जानते हैं, बहुत बड़े मशहूर कानूनदान है, आइनदान है। दो जो कहता है वो तो एडर्स अपेटर्स के साथ भी शैल बी ट्राइड फॉर हाई ट्रीजन। शैल है, वुड नहीं है, मे नहीं है, कुड नहीं है। तो जो अबेटर्स एंड एडर्स हैं मार्शल लॉ के, आइन तोड़ने वालों के, वो कौन कौन लोग रहे हैं भला? वो सुप्रीम कोर्ट रही है जिसने के मार्शल लॉ को हमेशा लेजिटिमाइज किया। वो पार्लियामेंट रही है जो उनके बुलाए हुए इलेक्शन में हिस्सा लेकर मुंतखब होती रही। वो वुज़रा हैं, वो गवर्नर बनाते हैं, दीगर वो तमाम अहदेदार हैं जो उस आर्टिकल 6 के एडर्स एंड एबेटर्स कहलाएंगे। तो इतना बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोलने की हिम्मत है, इतना बड़ा पेंडोरा बॉक्स की किसी सियासतदान में आज के दौर में जिगर है जो वो ये बात करता है बिना सोचे समझे। और आर्टिकल 6 का लागू होना इसीलिए मशरूत रख दिया गया था फेडरल कैबिनेट के साथ। ये जो हाई ट्रीजन एक्ट है 1974 या 75 का है। जी अहमद साहब, मैं आऊंगा आपके पास जरा। अहमद साहब रिस्पॉन्ड कुछ करना चाह रहे हैं? मैं आऊंगा खेलदार साहब के पास। अहमद साहब रुकिएगा जरा, आप जी रजा साहब वो इस बात को पाबंद करता है, आर्टिकल 6 के लागू होने के लिए जो रेलेवेंट एक्ट है वो हाई ट्रीजन एक्ट है। और वो ये इख्तियार सिर्फ फेडरल कैबिनेट को देता है। वो हर हैरे गैरे नत्थु खैरे को नहीं देता, या हर टॉम एंड डिक हैरी को नहीं देता कि वो खड़े होकर आर्टिकल 6 लगा दे। क्योंकि इसीलिए कि आर्टिकल 6 इज अ ब्रॉडर, उसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। कोई एक आदमी जो है आइन नहीं तोड़ता, उसके एडर्स एंड एबेटर्स होते हैं एंड दे आर इक्वली हेल्ड, दे शुड बी इक्वली हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर राइट रीजन। अब मुझे बताएं ना कैसे लगे? तो फजूल की बहस है ना, बेकार बकवास किस्म की बहस है जो असेंबली में खड़े होकर की जाती है। फजूल सा सियासी मुतालबा है जिस पे अगर अमल हो गया तो तमाम के तमाम लोग जो हैं इसके जो किरदार हैं उन सबको सजाएं होंगी ना। क्या इमरान खान साहब ने, नाम ले रहा हूं मैं उनका, चले और लोग तो सारे के सारे आइन तोड़ने वाले, क्या इमरान खान साहब ने परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम की कैंपेनिंग नहीं की क्या? जब सदर बने थे नहीं की क्या? वो तो उसकी माफी मांग चुके हैं ना ऐलान करके। तो क्या वो एडर एंड अबेटर नहीं हो गए? सो बातें करते हुए किसी फ्लो में जज्बात में आके बात कर देना, उसकी रिपरकशन का ये है इनका प्रॉब्लम। मैं कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी ये कह रही है, सुन ले आगे मेरी बात सुन ले, उसके बाद अहमद साहब बात कर ले, कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है, आसिफ जरदारी साहब ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कहा, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं आए मिल के बैठते हैं, चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन करते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, चार्टर फॉर जुडिशियल रिफॉर्म्स करते हैं, चार्टर फॉर इलेक्शन रिफॉर्म्स करते हैं। उस पे इनका कहना ये है कि हम सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे, जमहूरी अक़दार रज़ा साहब ये सब करते तो हैं, लेकिन इन तक कोई पैगाम जा भी रहा है ऑफिशियली, यानी टीवी शोज में या कॉन्फ्रेंसेज में या इजलासों में अगर बात हो रही है तो वो फिर इन तक पैगाम की सूरत में, दावत की सूरत में वो चीज़ जा भी रही है। इन्होंने तो एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी और वो कमेटी कहती है कि हुकूमत की तरफ से हमें कोई दावत ही नहीं मिली है। अरबाब दावत क्या करना है? दावतनामा शेयर करना है, इन्विटेशन कार्ड भेज जाएगा, भेज देंगे। पूछ लें अगर इन्विटेशन कार्ड का तो अच्छा सा बना के भेज देते हैं कि जनाब हजूर आपको बुलाया जा रहा है। यार सियासत करो यार, आप अपने एहतजाज भी करो, अपनी जो आपके साथ ज्यादती हो उसके लिए आप फाइट भी करो, कानूनी जंग भी लड़ो, लेकिन साथ साथ आपको सियासी मुज़ाकरात में प्रॉब्लम क्या है? बैठे ना टेबल पे सियासी लीडरों के साथ। आप तो 3 अपनी कमेटी अनाउंस करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए, क्या क्या करते हैं? जब किसी ने, हम तो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरा, हम तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से करेंगे और DGI से करेंगे। ये कौन सी जमहूरी सोच है भला? ये कौन सा आर्टिकल की जो प्रीएम्बल अहमद साहब ने प्रीएम्बल पढ़ा, अहमद साहब से पूछे कि किस प्रीएम्बल में, आइन में कहाँ लिखा था कि मुज़ाकरात इनको आर्म फोर्सेस के साथ करने। ठीक है, चलें भी अहमद साहब इस पर रिस्पॉन्ड भी करेंगे, लेकिन जरा खेलदास साहब का इस पर मैं पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। खेलदास साहब, अब हुकूमत को ही ज़ाहिर है दिल बड़ा करना पड़ता है, अगर आपको इनको एंगेज करना है, मुज़ाकरात की टेबल पर लाना है, ये तैयार नहीं है आपसे बात करने के लिए, किसी भी सियासी कुव्वत के साथ बैठने को, तो हुकूमत ही इनको एंगेज करेगी ना। तो क्या पेशरफ्त हो रही है इस सिलसिले में? कोई थिंक टैंक आप लोगों का मौजूद है, कोई सोच विचार चल रही है कि कैसे एंगेज करना है अपोजिशन को? पहले जो आपने इंट्रो में कहा, कल की बात आपने थोड़ा उससे बात करना चाहता हूँ। जी जी कीजिए। अपोजिशन लीडर जो होता है वो नए साल का इख्तितार के बाद इसका आगाज करता है और आपने देखा कि कौम के सामने आनी चाहिए तो स्पीच है वो बड़ी। हाँ, खेलदा साहब आपकी आवाज़ सही तौर पर नहीं आ पा रही है, रज़ा साहब को भी नहीं जा रही, मुझे भी नहीं। अच्छा, आप बात जारी रखिएगा, देखें शायद ये इसको सही करने की कोशिश करते हैं। जी खेलदा साहब। तो मैं कह रहा था, जो अपोजिशन लीडर साहब ने स्पीच की, उसने सदारत की स्पीच में कोई उस पर 1 मिनट से ज्यादा बात नहीं की। उसने अपने साथ होने वाली या उसकी जो लीडर की जो चीजें थी वो उस पर बात कर रहे थे, ना पाकिस्तानी इशूज पे उसने बात की, ना कोई महंगाई पे बात की, ना अवामी इशू पे बात की, ना पार्लियामेंट कैसे आगे चला जाए उस पर बात की। उसके बदले में जब ख्वाजा आसिफ ने उसी के तकरीर की तारीफ की जिसकी वो डिमांड कर रहे थे आर्टिकल 6 की, तो उन्होंने सिर्फ उसको ये कहा, देखिए जो तारीख है उसको आप मिटा नहीं सकते। आपने अयूब
की आमद से लेकर 10 अप्रैल 2022 एक सिविलियन बानी पीटीआई जो वजीर आजम थे उस वक्त और सदर ममलकत और डिप्टी स्पीकर ने आइन तोड़ा। पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि सिविलियन ने आइन को तोड़ा और ये सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग हुई उसमें जो बताया गया कि आइन को तोड़ा गया और ये लोग उसमें मुंतकम और उसको सजा नहीं हुई। अगर जब आर्टिकल 6 की बात की जाती तो वहाँ जहाँ से शुरू होता है आखिरी को उसने बात की, उस पर जो असेंबली का माहौल था उसको खराब किया गया और इन्होंने रिजिस्ट किया कि हम ख्वाजा आसिफ साहब को नहीं सुनेंगे। तो अगर इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह की गैर पार्लियामानी जबान का इस्तेमाल, तो ज़ाहिर पार्लियामेंट को चलने में मुश्किलात होती है। हुकूमत हमेशा सर झुका के चलती है। हमने हमारा कोशिश किया कि पार्लियामेंट में इनके इस तरह भी ये आए, इनके मैंडेट का इस्तेमाल किया जाए। देखें, ये अपोजिशन लीडर की कुर्सी तो मांगते हैं, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी की कुर्सी तो मांगते हैं, बाकी अपने प्रिविलेज मांगते हैं जो इनके ड्यूज हैं, मगर अवामी इशू से ये बात नहीं करते हैं। पाकिस्तान के हमें बड़ी खुशी होगी अगर ये हमारी हुकूमत की जो इस्लाह के लिए तनकीद करें, जो हमारी कमी कोताही है या जो हमसे गलतियां अगर इनको नजर आती है उस पर जरूर बात करें, हम बड़े दिल से सुनेंगे। मगर आप एक मुजरिम का आप कहेंगे उसको छोड़ दो, और जो आपने बातचीत की, आपने कहा कि डायलॉग, देखें डायलॉग तभी होता है, किसी शख्स से डायलॉग नहीं जोड़ा जाता। ये कहते हैं कि पहले बानी पीटीआई की रिहाई हो, किस कानून के तहत इसको कौन रिहाई देगा? तो ये तो किसी के हाथ में नहीं है। मैं समझता हूँ वो अदालतों के हाथ में, अगर इन्होंने इनके जो जुर्म है, जो इनके इल्जाम है, ये जाए अदालतों में। खेला साहब, अभी तो इनका जो बुनियादी एतराज़ है अभी वो 8 फरवरी के इंतखाबात को लेकर है कि वो इनका मैंडेट चोरी हुआ है। असल तो जो मुज़ाकरात की बात हो रही है वो उसी नुक्ते पर हो रही है और ये कहते हैं कि आप लोग का मैंडेट जाली है। जिस तरह रजा साहब ने कहा, जहाँ पे ये जीते वहाँ मैंडेट इनका जेन्युइन है, जहाँ हम जीते हैं वहाँ मैंडेट जाली है। ये असल जाली मैंडेट का फलसफा शुरू ही 2018 आरटीए से बिठाया गया। ये हमें फॉर्म 45-47 सिखाया इन लोगों ने। 1-4 साल इनका डिप्टी जो था वो विराजमान था। 2013 के जो इलेक्शन थे, जब उसमें आपकी जमात जीती थी तो उसको भी जरदारी साहब ने आरोज का इलेक्शन कहा था, उस पर भी सबको बड़े एतराजात थे। मगर हमने कभी 9 महीने नहीं किया था। किसी जमात ने इस तरह इंतशार नहीं फैलाया था। कभी ये नहीं कहा था कि हम असेंबली को चलने नहीं देंगे, कभी ये नहीं कहा था। इस तरह की सियासत किसी ने नहीं की जिस तरह की सियासत ये कर रहे हैं। सियासत में इख्तिलाफ राय भी होती है, सियासत में इल्जाम बाजी भी होती है, मगर सियासत में बातचीत जरूर होती है। मगर इस तरह फाशिस्ट जबान इस्तेमाल करके आप एक कहेंगे कि मुझे, जिस तरह रजा साहब ने कहा, ये किससे बातचीत करना चाहते हैं? ये चाहते हैं कि मेरी मर्जी का चीफ जस्टिस लगे, ये चाहते हैं कि हमारी मर्जी का आर्मी चीफ लगे। इस तरह तो नहीं होगा ना। जो जिसका काम है वो करेगा। तो आप बातचीत करना अगर सियासतदानों से नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें गैर आईनी तौर पे एक मुनसुख पे ठीक है, चलें अब ये हुकूमत सबसे बड़ी जमात भी और जिसकी सपोर्ट से बनी हुकूमत वो जमात भी अब जो मुज़ाकरात की ये दावत समझे दे ही दी है। अब अपोजिशन का इस पर जवाब है क्या, बैठने में कितने संजीदा हैं? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। अहमद उवैस साहब, रजा हारून साहब, खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद है। अहमद उवैस साहब, अब ये देखें अपोजिशन की, हुकूमत की दोनों बड़ी जमातें अपोजिशन को दावत दे रही हैं कि आए, बैठें, बात करें, सियासी कुव्वतों से ही बात करनी है अगर इस सिस्टम को आगे लेकर चलना है। इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की आपने बात की, वहाँ तो सिद्क़े दिल से पहले माफ़ी मांगनी पड़ेगी, फिर कोई मामला आगे बढ़ सकता है। तो या तो माफ़ी मांगें, वो सब कुछ एक्सेप्ट करें, या फिर इनके साथ मुज़ाकरात को लेकर आगे चलें। तो अब किस राह पर चलना है आप लोगों ने? आपको पता है कि आर्टिकल 6 का अभी रजा साहब बात कर रहे थे। आर्टिकल 6 जो है उसकी लैंग्वेज को देखिए, उसमें लिखा है कि वन हु एब्रोगेट्स और अटेम्प्ट्स टू एब्रोगेट और सबवर्ट्स और अटेम्प्ट्स टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कमिट्स एन एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन। और उसमें बिलाशुबा 18th अमेंडमेंट के बाद उसके अंदर वो जैसमान और सब चीज जो है, जो उसमें हेल्प करेंगे, जो सहूलत कार बनेंगे, जो उनको लेजिटिमेसी देंगे, वो तमाम शामिल हो जाएंगे। सही। तो अहमद साहब, वो जो 10 अप्रैल 2022 का जो एक्ट है वो फिर क्या, वो जो ये डेफिनेशन है ये इस पर पूरा उतरता है?
नहीं 22 वो नहीं आता, ये 2018 ये तो 18th अमेंडमेंट में ये इसमें शामिल किया गया था इन्होंने। लेकिन क्वेश्चन ये है, देखिए उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन ये है कि बड़ी सही बात ये हुई है, ये होना चाहिए था आइन में। जब तक पाबंदी नहीं लगाई जाएगी हर अदारे के ऊपर कि वो आइन के हदूद के अंदर रहे, अपने जो उसका दायरा इख्तियार है उससे तजावुज़ ना करे, तो तभी एक स्मूथ अंदाज के अंदर हुकूमत भी चलेगी और निज़ाम चलेगा मुल्क का। यहाँ पे ये सूरत हाल नहीं है। यहाँ पे सूरत हाल ये है, आपको पता है कि चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या वो एक इमीडिएटली पास हुआ है सेकंड लेफ्टिनेंट है या एक ऑर्डनरी एक ये है सोल्जर है, ये तमाम के तमाम जो हैं दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ये लिम ऑफ द गवर्नमेंट है, ये अदारे में नहीं शामिल होते क्योंकि ये इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। और हमारे फख्र हैं क्योंकि आपको इतना बड़ा बजट जो है ये गरीब कौम देती है ना, कि इसलिए देती है, इसलिए देती है कि ये एक खूबसूरत अंदाज में मुल्क को डिफेंड करें। और जब भी इंडिया की तरफ से कोई ऐसी बात होती है तो हमारा जो है हमारी एफिशिएंसी उनसे बेहतर है और ये हमारा फख्र है। अहमद साहब, अभी आप भी तो उन्हीं को आप दावत दे रहे हैं ना, अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो उनसे करना चाहते हैं, तो ये जो सियासतदान बैठे हैं, जो सियासी पार्टियां बैठी हैं, आप इनके साथ मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और उनको इन मामलों से दूर रखें। अब आप पूरी मेरी बात सुन लीजिए। मैं दावत की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम इनसे बात कैसे करें, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंटली कोई बात अपना ज़हन इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, जो वहां से इंस्ट्रक्शन आती है उसको लेके आगे चल पड़ते हैं। अच्छा। और एक ही मिसाल में देके खत्म कर देता हूँ, अल्लामा इकबाल का शेर है कि बेचारा प्यादा तो है एक मोहरा नाचीज, फर्जी से भी पोशीदा है शातिर का इशारा। इनकी वो कैफियत है, इसलिए इनसे क्या बात करें। और फिर इनको टीओ और अगर बात करनी है तो मैग्नेटिविटी इनको दिखानी है, ये टीओ और निकालें, बताएं कि जनाब ये आपका इन इश्यूज के ऊपर हम आपको बात करने के लिए ये हम आपको टीओ और दे रहे हैं और आप आए, ये ऑफर तो करें। सही, ये जुबानी कलामी एक लॉफ्टी स्टेटमेंट से भी कभी मसले हल हुए। ठीक है, तो रजा हारून साहब टी और तय करने पड़ेंगे कि बैठना किन पॉइंट्स पर है, और जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तहत अभी ये मौजूद है, तो इनका तो बुनियादी नुक्ता 8 फरवरी के इंतखाबात हैं, तो पहला नुक्ता इनका वो होगा जो इंतखाबी धांधली है उसकी साफ शफाफ तहकीकात की जाए। तो आप तमाम जमातें राजी, क्योंकि आप लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, पीपल्स पार्टी के तो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे खासतौर पर कराची के मैंडेट को लेकर, तो अच्छा है इसमें आपका भी भला हो जाएगा। मुझे बताए ना अरबाब भाई, ये जब पीओ आप तय करेंगे तो क्या आप इलेक्शन कमीशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है उसके डोमेन में नहीं घुस रहे? ये कैसे पार्लियामेंट बैठ के तय करेगी सियासी जमातें के शफाफ तहकीकात? तो करनी किसने? वो इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, उसका एक तरीकाकार बना है, उसका कानून मौजूद है, आइन में उसका जिक्र है, कानून उसका बना है, इलेक्शन उसके तहत ही होंगी ना। हर चीज के लिए जुडिशल कमीशन थोड़ी बना दिया जाता है, उसमें इलेक्शन ट्राइब्यूनल है, फिर अदालतें हैं, वही एक तरीका है, वही एक प्रोसीजर है। आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल एक्ट करके तो कोई इदारा नहीं बना के उसकी तहकीकात कर सकते, तो बिल्कुल करें, वो तो ऑलरेडी एक फोरम अवेलेबल है इनके पास कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। असल बात जो है ना, देखिए सियासत के अंदर जुबान का इस्तेमाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो गालिब का शेर है ना, अहमद साहब ने शेर पढ़ा कि हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। अब अंदाज़े गुफ्तगू का अंदाजा लगाएं पीटीआई के वजीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गंडापुर का, कि वो किस अंदाज से गुफ्तगू फरमाते हैं। इस्लामाबाद पे कब्जा कर लूंगा तो खान साहब को छुड़ा कर ले जाऊंगा, गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लूंगा, यानी इस्लामाबाद की जो बात कर रहे हैं वो स्टेट पे चढ़ाई की बात कर रहे हैं। गवर्नर हाउस पीपल्स पार्टी का घर नहीं है, वो एक स्टेट का रियासत का एक रियासत के सिंबॉलिक। अच्छा, चूंकि वो मुखालिफिन को निशाना बनाने, तो उनको अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा पार्टी में। अब शेर अफजल मरवत साहब जब उसी तरह के बयान देते हैं और वो इंटरनल पार्टी को हिट करते हैं तो देखें उनके खिलाफ एक्शन हो जाता है। जी मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये बात कर रहे हैं आप, तो वो अपना एक माइंडसेट बता रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड स्टेट विद इन अ स्टेट। रियासत के अंदर रियासत का तस्वुर है ये कि एक वजीर आला अपने सूबे के गवर्नर हाउस पे कब्जा करने की बात कर रहा है, एक वजीर आला अपनी रियासती ताकत के बलबूते पर इस्लामाबाद पे कब्जा करने की बात कर रहा है, एक वजीर आला अपनी आईनी पोजीशन को इस्तेमाल करके कह रहा है मैं जेल से छुड़ा के ले जाऊंगा। दिस इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टेट विद इन अ स्टेट। ये आइन से खुली खिलाफ वर्जी है, उनके अपने ओथ की वायलेशन है जो उन्होंने ओथ ले रखा है एज एन एमपीए एंड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रोविंस। आप मुझे बताएं ना कि अगर ये माइंडसेट तो सिर्फ इतनी सी बात पे एक आदमी इतनी बड़ी बात कर ले, तो सोचें जब इमरान खान साहब को सही या गलत अरेस्ट किया गया था, इस पे बहस नहीं करते ना एक मिनट के लिए, सही किया हो गलत किया हो कानूनी तौर पर, जब उनको किया तो पूरे मुल्क में जो रिएक्शन हो इसी माइंडसेट की तो निशानदेही है।
कब्जा कर लो, तोड़ दो, जला दो, गिरा दो, मार दो, ये तो अंदाज है गुफ्तगू करने का। तो ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट है जिसने जो है वो ये 9 मई का वाकया किया, वरना 9 मई का वाकया नहीं होता। तो ये इसको जरा तसल्ली से सोचे। अहमद अवैस साहब जैसे लोग हैं, अली मोहम्मद खान जैसे लोग हैं, इलेक्शन के मामले पर आप लोग जुडिशियल कमीशन के हक में नहीं है, लेकिन ये 9 मई के मामले पर भी 9 मई के मामले पर भी ये जुडिशियल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं। तो वो मुतालबा फिर आप लोग जुडिशियल कमीशन या जुडिशियल कमीशन नहीं होता ना। हर एक्ट ऑफ वायलेंस या क्रिमिनल एक्ट, टेररिज्म एक्ट जुडिशियल कमीशन नहीं, उसके लिए अदालतें मौजूद है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं, एंटी अदालतें मौजूद है, उसको फेस करें ना। जुडिशियल कमीशन की अच्छा जुडिशियल कमीशन की तहकीकात कौन करेगा भला? एग्जीक्यूटिव करके देगा ना, एडमिनिस्ट्रेशन करके देगी, उस पर इनको एतमाद नहीं होगा। तो जो मामला अदालतों में चल रहे हैं 9 मई के, देखिए 9 मई को समझें, 9 मई इज द डे वेयर अ क्रिमिनल वायलेंट टेररिस्ट एक्ट वर कमिटेड ऑल ओवर द कंट्री, और उसका स्पेसिफिक टारगेट था आर्म फोर्सेस की इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो वो जब एक एक्ट कमिट हो गया तो उसको एक कानूनी तरीके से, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट्स में हो, सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है, या वो दीगर अदालतें में हो, वो अदालतें उसका फोरम है, जुडिशियल इंक्वायरी थोड़ी उसका फोरम है। बिल्कुल सही। और जितना संजीदा नौयत को मामला अब तक तो खैर बहुत सारे केसेस के फैसले हो जाने चाहिए थे। खेलदास कोहिस्तानी साहब, ये जिन TORs की बात कर रही है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उन पर आप लोग संजीदा हैं, उनसे बात करने के लिए 8 फरवरी के इंतखाबात पर एक साथ एक टेबल पर आप लोग बैठ सकते हैं? देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि हमारे 180 MNA जो इलेक्शन के नतायज हैं उसको ये तस्लीम नहीं कर रहे। ये बताएं कि कितने फोरम पे ये कितनी सीटों की उन्होंने क्लेम किया है, जो अदालती फोरम है, जो ट्रिब्यूनल है, जो भी वहाँ पे जहाँ पे रिकाउंटिंग हुई है, इनको शिकस्त हुई है और वहाँ पे स्टे पे ये आते हैं। तो मुझे बताया जाए कि मैंडेट तो हम समझते हैं हमारा जो है वो ये ले गए हैं पंजाब से, इस तरह भी इन्होंने किया है। तो चोरी इन्होंने की है, KPK में मैंडेट मौलाना साहब का इन्होंने चोरी किया है। तो ये तो 2000 मैंडेट तो ये लेकिन खेलदा साहब, ये जो इनकी इजाफी मखसूस नशिस्तें थी वो आप लोग ले उड़े थे, लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अभी फिलहाल आप लोगों से वापस ले ली गई हैं। हम जबरदस्ती नहीं लेके आए थे, हमें इलेक्शन कमीशन ने, तो ये सुप्रीम कोर्ट में मामला है। इंशाल्लाह जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो पता लग जाएगा जो वक्त आएगा। मगर बात ये देखें, इन्होंने सियासत के बजाय इंतशार और फसाद का रास्ता इंतखाब किया है 2014 से। 2013 में भी इन्होंने कहा इलेक्शन फेयर नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट में वो केस चला, वहां पे इनको शिकस्त हुई। उसके बाद फसाद जो था 126 दिन सीपे रुकने के लिए चाइनीज सदर का रास्ता उन्होंने रोका। जब हुकूमत में थे तो अपोजिशन से बात नहीं करते थे, अब जब अपोजिशन में है तो हुकूमत से बात नहीं करते हैं। ये फसादी टोला है जो ये कहते हैं 9 मई का जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन। भाई किस चीज की जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन? ये तो जुर्म आपका सबने कौम ने देखा है सारा। इससे बड़ा दुनिया में कौन सा मुल्क है? अमेरिका में ये नहीं हुए मसाइल या लंदन में नहीं हुई। मैं समझता हूँ अगर हमारा अदालती अभी रिसेंट पास में जो कैपिटल हिल वाला वाकया वो आप देखें, कितने सैकड़ों लोगों को वहां पर सजाएं दी गई। अदालती निजाम बेहतर होता तो ये 3 महीने में इनको सजाएं हो जाती, 1 साल नहीं लगता। मैं समझता हूँ ये जो इनके आर्मी एक्ट के तहत इनका ट्रायल होता और ये सब इनको सजाएं हो जाती, जो बेगुनाह थे वो आजाद भी हो जाते। मगर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक फसाद हो, पाकिस्तान में इंतशार हो, पाकिस्तान कश्मीर श्रीलंका बन जाए। आजाद कश्मीर के एहतजाज में इनकी आप सोशल मीडिया कैंपेन देख लें, आप इनके रहनुमाओं के ट्वीट देख लें। अगर कोई भी मोहब्बतन पाकिस्तानी इस तरह का ट्वीट नहीं कर सकता जो भारत की जबान ये बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया अहमद उवैस साहब, खेलदास कोहिस्तानी साहब, रजा हारून साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक, जब वापस आएंगे तो आज़ाद कश्मीर में अब एहतजाज ख़त्म हो गया है। जो अवामी एक्शन कमेटी थी उसके मुतालबात को मान लिया गया है, लेकिन इस दौरान जो नुकसान हुआ उसके जो जाने गए उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? क्या शफाफ तहकीकात होंगी? क्या उसमें कोई बैरूनी हाथ भी मुलव्विस था? इस पर गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज अब ख़त्म हो चुका है। ये तहरीक अपने अख्ताम को पहुंची और जो मुतालबात थे हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक न्यूज़ ब्रीफिंग में प्राइम मिनिस्टर चौधरी अनवार उल हक साहब की जानिब से वो मान लिए गए थे और उसी में ऐलान हो गया था कि न सिर्फ आटे पर बड़ी सब्सिडी दी जाएगी बल्कि बिजली के नर्ख भी कम कर दिए गए थे और हुकूमत ने अपने अखराजात में कमी की हामी भी भर ली थी। लेकिन इन 4 रोज़ में जो कुछ नुकसान हुआ है, जो जान ज़ाय हुई है, उसका सद्देबाब कौन करेगा? उसकी
की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी, और ये तमाम के तमाम लोग क्या सिर्फ आम लोग थे, क्या सिर्फ सियासी लोग थे, या फिर इसमें कुछ शरपसंद अनासिर भी मौजूद थे, और अगर मौजूद थे तो फिर वो तहकीकात कैसे आगे बढ़ेंगी, क्या इन मुलजमान को सज़ा दी जाएगी या नहीं, इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। कर्नल वकार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं आज़ाद कश्मीर के। बहुत शुक्रिया वकार साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये एहतजाजी तहरीक तो ख़त्म हो गई, मुज़ाकरात कामयाब हो गए, आप लोगों ने, हुकूमत ने मुतालबात एहतजाजी मुज़ाहिरीन के मान लिए, ये मामला यहाँ पर ख़त्म हो गया या अभी कोई तहकीकात होनी है, इस दौरान जो कुछ नुकसान हुआ है उस पर मामला आगे बढ़ना है? जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट की वज़ीर आज़म के हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इन अवामी मुतालबात पे एक बहुत बड़ा पैकेज जो 23 अरब रुपए का है वो इन पे दिया। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि इन मुस्बत इक़दामात के बावजूद कुछ अनासर हैं जो आज़ाद कश्मीर में अमन के डरते हैं, और इस वजह से इंतहाई अफसोस के साथ ये भी हुआ कि एक नाखुशगवार वाक़या भी हुआ, और उसमें एक इधर हमारे पुलिस की भी कुछ नुकसान हुआ, और यहाँ मुरादाबाद में इस कशीदा सूरत हाल में कीमती जानों का नुकसान भी हुआ, जो इंतहाई इसमें कोई शक नहीं है, नाखुशगवार है और अफसोसनाक है। हम लहाकिन के गम में बराबर के शरीक हैं, और डेफिनेटली इस पे आगे प्रोसेस के मुताबिक कुछ चीजें होंगी, जो है कानून अपना रास्ता जरूर लेगा। तो वकार साहब, कुछ निशानदेही हुई है इन अनासिर की जिनकी आप बात कर रहे हैं, और ये अगर ये अनासिर इनकी निशानदेही हो चुकी है तो किसी पड़ोसी मुल्क से इनके कोई ताने बाने मिलते हैं? देखिए जी, जैसे मैंने पहले कहा कि इतना बड़ा पैकेज मिलने के बावजूद जो इस अवामी तहरीक का बेसिक मकसद था, जो ये शुरू किया था, तो उसमें यही 3-4 मेजर इनके इश्यूज थे। एक था आटे की कीमतें, दूसरा था बिजली के इनखाब, टैरिफ जो जिसे हम कहते हैं, और तीसरा जो बाकी मिसलिनियस, और उसमें ये भी था कि ज़िमरात खत्म की जाए। तो इन तीनों पे नोटिफिकेशन हो चुके हैं। आटे की कीमत 3100 से 1100 पे आ गई, 1100 कम की गई, और इसी तरह बिजली के टैरिफ में मेजर रिलीफ दिया गया। ये वो चीजें थी जो ये हम इनसे मुज़ाकरात पिछले 7-8 महीने से जारी थी। एक कमेटी बनी थी जिन्होंने इनसे 7-8 महीने लगातार एंगेज रहे। जो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर के पास की बात थी, जो हमारे रिलेटेड थे, जो हम सॉल्व कर सकते थे, उन सबको एड्रेस कर दिया गया। लेकिन ये इतना बड़ा पैकेज था जिसपे बातचीत जारी थी, ये भी नहीं थे कि जिसमें कोई डेडलॉक आ गया था। वहाँ पे निगरान गवर्नमेंट थी, उसमें उस दौर में भी काफी काम हुआ। फिर अभी ये इंटरिम सेटअप के बाद ये अभी जब गवर्नमेंट आई तो ये भी अभी सेटलिंग प्रोसेस में थे, उनसे भी बातचीत चल रही थी। प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर इस पे काफी अर्से से फेडरल गवर्नमेंट से, स्टेक होल्डर से राब्ते में थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनमें कुछ अनासर ऐसे थे, और ये वक्त ने भी साबित किया कि कल अवामी तहरीक के लोगों ने ये बताया, साथियों ने बताया कि जी हमारा ये जो जितने भी नाखुशगवार वाक़यात हुए इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। तो इसका मतलब है हमारी परसेप्शन ये ठीक थी कि इस मौके का फायदा उठाते हुए कुछ लोग इसमें जरूर तकरीबकारी करेंगे, और उन्होंने की। सही। तो वकार साहब, उन लोगों को अभी तक आइडेंटिफाई कर लिया गया है या नहीं कर लिया गया है? और ये जो पिछले 5 दिनों में जो जानी नुकसान हुआ या जो माली नुकसान हुआ है, उस पर कुछ मुकदमात वगैरह अभी इनिशियल दर्ज किए गए हैं, या अभी भी बस सिर्फ सोच विचार जारी है, अभी अमली कदम आगे चलकर उठाना है? नहीं जी, जो भी नुकसान हुआ है वो जिधर जिधर हमारे पुलिस का नुकसान हुआ है, हमारा एक जवान गया, एक सब इंस्पेक्टर, हमारा एक ऑफिसर शहीद हुआ, हमारे वाहन जख्मी है, इसी तरह दूसरी तरफ भी इस तरह का नुकसान हुआ। तो इस पे डेफिनेटली इस पे काम होगा। ये तो नहीं है कि अनअटेंडेड चाहिए सब चीजें। ठीक है, यानी अभी तक कोई ऑन रिकॉर्ड अभी कोई मुकदमा नहीं है, अभी कोई गिरफ्तारी भी अमल में नहीं आई है, अभी जो कुछ भी होना है वो आने वाले दिनों में होना है? नहीं, जो तो पुलिस का नुकसान हुआ, जो इधर हुआ, वो तो हो चुके हैं मुकदमात कायम, ठीक है। और जो इधर इंसिडेंट हुए हैं उनके भी अभी देख रहे हैं क्या होता है उसके। ठीक है। और अभी आप लोगों तक ये इत्तलात नहीं है कि ये जो जिन अनासिर की आप बात कर रहे हैं, किस मुल्क से उनका ताल्लुक था, किस तंजीम से उनका ताल्लुक था? देखिए, वही इतने मुस्बत इक़दामात हों तो फिर हमें ये सोचना चाहिए
कि ये कुछ लोगों को ये चीज हजम भी हो रही है और तोक्को भी नहीं कर रहे थे वो लोग कि इतना बड़ा रिलीफ पैकेज मिल जाएगा हमारे अवाम को, ठीक है। वो ये तोक्को कर रहे थे कि ये नहीं हो सकेगा, इसलिए ये इसमें इस्तेमाल यही था, और जो थोड़ा बहुत हुआ भी कि वो इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इसमें ये अनासर तो डेफिनेटली हैं और वो क्रॉस द बॉर्डर भी हैं। आप अगर पता हो तो वो बाबा बनारस वो करते हैं ट्वीट, उसमें कहा जी कि थर्ड फेज ऑफ जो वो कहते होते हैं अनफॉर्चुनेटली टीपीओ के जो गलत है तो उसका की गोइंग ऑन ट्रैक, दिस इज व्हाट दे वांट। वो तो चाहते हैं कि इंतशार हो, इस तरह के हालात खराब हो, तो अपना। और वकार साहब, ये अनासिर फिर से ये मौका ढूंढ सकते हैं कि इसी तरह का माहौल दोबारा क्रिएट किया जाए। तो ये जो रिलीफ इस वक्त आवाम को दिया गया है, जो मुतालबात माने गए हैं, ये वक्ती तौर पर कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के लिए माने गए, अगले बजट तक माने गए, या फिर ये मुस्तकिल रिलीफ है, ये कायम अवाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है अनासर की तरफ से, वही जो डिसेंट्रलाइजेशन चाहते हैं, वही जो ये नहीं चाहते कि ये पुरअमन माहौल रहे, ठीक है। जब एक गवर्नमेंट ने कमिटमेंट कर दी है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कमिटमेंट कर दी है, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कमिटमेंट कर दी है, नोटिफिकेशन हो गया, तो इसमें भी किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। ये मैं यकीन दिलाता हूँ सबको, अपने अवाम को, कि ऐसी कोई बात नहीं है, नोटिफिकेशन हो चुके हैं, जो कमिटमेंट की गई है इसे अमल किया जाएगा। ठीक है। तो वकार साहब, ये फिर ज़ाहिर है अवाम से आपकी भी आपको यही उम्मीद है और यही तवक्को है कि अब इस तरह का मामला या इस तरह का कोई प्रोटेस्ट दोबारा नहीं होगा, क्योंकि तमाम ही मुतालबात आप लोगों ने अपने तौर पर मान लिए, नोटिफिकेशन भी सबके हो गए। वी आर वेरी पॉजिटिव कि इस तरह की सिचुएशन इंशाल्लाह नहीं होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल वकार अहमद साहब, इंटीरियर मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर के हमारे साथ रहे थे कि तमाम मुतालबात को मान लिया गया। जो शर्त-पसंद अनासिर हैं उनकी निशानदही की जा चुकी है, लेकिन मुनासिब वक्त पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, मुकदमात भी कायम होंगे और उनसे आनी हाथों से निपटा भी जाएगा। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।